तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। जैसा कि हमने कहा था कि संडे को रविवार को आपकी क्लास आएगी जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस क्लास लेकर हम आ चुके हैं आपके सामने। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। उससे पहले हम लोग देख लें हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास एक आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उस क्लास को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था, सिलेबस देख लिया था और थोड़ा सा हमने भोजन के बारे में जान लिया था। और भोजन के अंतर्गत आता है आपका है पोषण। तो पोषण क्या है? तो पोषण के अंतर्गत देखा जाए तो पोषण बनता है आपका दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। और ये क्लास थोड़ा सा लंबी जाने वाली है, तो आप आराम से बैठकर पढ़िए, क्योंकि ये 1 घंटे या सवा घंटे या पौन घंटे में जितना मैटर आपको दे देंगे, आपको 4 से 5 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद भी इतना आप ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब ये स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब ऐसा भोजन या ऐसा पोषण जो स्वयं जिसका हो जाए, मतलब कि स्वयं भोजन बन जाए, स्वयं ऊर्जा मिल जाए। तो ये कौन करता है? स्वयं ऊर्जा बनाने वाले तो ये होते हैं आपके हैं पौधे। स्वपोषी के अंदर हम लोगों ने देखा कि ऐसे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। विषमभोजी जो होते हैं, विषमभोजी का मतलब ये होता है जैसे आपके होते हैं होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है जंतु संभोजी। जंतु संभोजी का मतलब ऐसे इनके अंतर्गत आते हैं ऐसे लोग जो भोजन को खाते हैं, खाने के बाद इनको स्वयं पचाना पड़ता है। कुछ भी खाएं इनको हर हालत में पचाना ही पड़ेगा। तो ये होते हैं आपके हैं जंतु संभोजी। दूसरे होते हैं आपके हैं मृतभोजी का मतलब ये होते हैं ऐसे जो सड़ा गला आदि मतलब कि ये अधपचा होता है भोजन। अधपचा मतलब कि कुछ पचा है कुछ नहीं पचा है, ये इस प्रकार का भोजन खा करके अपना जीवन गुजारा किया करते हैं। ठीक है, तीसरी आती है इसी के अंतर्गत, तीसरी चीज जो आती है वो आती है परजीवी, पैरासाइट, परजीवी। तो परजीवी में क्या होता है? परजीवी में जैसे आपका देख लीजिए मच्छर, तो मच्छर क्या कभी भोजन को पचाना पड़ता है? वो आता आपके पास डायरेक्ट और आपका ब्लड या रक्त ले लेता है, उसको ऊर्जा मिल जाती है। अब ऊर्जा मिल गई उसको, क्योंकि सबको ऊर्जा चाहिए, जीवन जीने के लिए सबको ऊर्जा चाहिए। इनको ऊर्जा डायरेक्ट कहाँ से मिलेगी? तो सूर्य से मिलेगी। जो जंतु संभोजी होते हैं, जिसके अंदर मानव होता है, कुत्ता होते हैं, हम लोग होते हैं ना, तो ये सब क्या करते हैं? ये लोग पचाना पड़ता है, इनका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। ऐसे मृतभोजी जो होते हैं जो सड़े गले चीजें खा करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं, फिर क्या होते हैं? अधपचा खाने वाले यही होते हैं मृतभोजी। ठीक, फिर होते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब पैरासाइट। और पैरासाइट जो होते हैं जैसे मच्छर हो गया, अमरबेल, इनका संबंध भी अगर देखा जाए एक दूसरे से प्लस और माइनस का होता है। एक को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को नुकसान होता है, हानि होती है। ठीक है, तो इनके आगे थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। तो भोजन का मानव के बारे में देखा जाए तो मानव का जो भोजन बनता है, भोजन वो मुख्य रूप से हमने बात की थी, डिस्कस की थी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी थी, यही हमको ने बताया था आपको, ये गुरु पोषक तत्व होते हैं। और लघु पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं? तो विटामिन आता है ना, मिनरल आते हैं, और क्या आते हैं? और इसके अंदर आपके रुक्षांश आते हैं, रुक्षांश है ना। तो विटामिन हो गया, मिनरल मतलब खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका जो पोटेशियम, ये सारी चीजें क्या आती हैं? इसके अंदर आती हैं। तो हम लोगों को पढ़ना था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट में देखना है आप, क्या देखना है आप समझते चलिएगा आराम से। चलिए, तो समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट में इतना। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट को हम थोड़ा सा ऐसे लिखें, हाइड्रेट, देखिए कार्बो मतलब क्या होता है? कार्बन मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो कार्बन और जल, अगर जल का हम लोग फार्मूला देखें, सूत्र देखें, तो रासायनिक रूप से क्या बनता है? H2O।
कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, C। तो एक चीज आप बताइए, जो अनुपात दिया है तो C कितना है, 1 है, H कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितने, 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का बनता है। तो ये अनुपात आपसे पूछा जाता है कई बार, तो इसको हम लोग लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट का जब आपका निकल के आता है फार्मूला, तो CnH2O और ये N, ये होता है आपका है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट इतना समझे आप, तो कार्बोहाइड्रेट देखो 2 प्रकार से बढ़ता है। एक तो बढ़ता है शर्करा के रूप में, शर्करा के रूप में, दूसरा बनता है आपका स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च और शर्करा ये मानव के लिए है, मानव या तो शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट को लेगा या तो स्टार्च के रूप में लेगा। स्टार्च के रूप में कहने का मतलब ये है जो हम लोग पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं भोजन, जैसे आपने गेहूं खाया, आपने चावल खाया, है ना, आप ये जो प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, स्टार्च से ले रहे हैं। और शर्कराएं, और कुल मिलाकर देखा है तो शर्कराओं से ही बनता है आपका स्टार्च। और शर्करा जो होती है ये मुख्य रूप से अभी तक मानी जाती थी स्वाद में कैसी होती है, मीठी होती हैं। तो स्वाद में शर्कराएं कैसी होती हैं, मीठी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने खोज आगे की तो पता चला कि सारी मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। इतना क्लियर, सारी मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट नहीं होती तो मीठी चीज क्या होती, तो शुगर का एक और ऑप्शन होता है, विकल्प होता है, जो बोलते हैं जेलाइटल, जेलाइटल या जेलाइटल, स्टेविया, स्टेविया, जिसको हम लोग मीठी तुलसी के नाम से जानते हैं, मीठी तुलसी, मीठी तुलसी। और आपने सुन रखी होगी इसे शुगर फ्री। शुगर फ्री का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं वो उसमें शुगर है ही नहीं, जो मधुमेह जिनके हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, तो उनको शुगर फ्री दी जाती है। शुगर फ्री का मतलब ये होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जब आपको कभी मधुमेह होगा, डायबिटीज होगी, तो आपको डॉक्टर मना करेगा कि आपको शर्करा नहीं लेनी है, कार्बोहाइड्रेट का शर्करा जो होती है ये नहीं लेनी है, ग्लूकोज नहीं लेना है, तो आपको क्या लेना है, तो आप उसकी जगह पर आप प्रोटीन ले सकते हो। क्लियर है। तो अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से, अब ये बताओ गाड़ी आपकी चलती है तो उसमें डीजल जो पड़ता है, ईंधन जो भी पड़ता है, फ्यूल, तो उसका काम क्या होता है, एनर्जी देना, ऊर्जा देना। तो सेम उसी प्रकार से इसका काम होता है ऊर्जा देना, है ना, ऊर्जा देना। और ये ऊर्जा जो मिलती हमको है, इससे कितनी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से अगर आपसे पूछा जाए तो 60 से 80% तक ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एग्जैक्ट डाटा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कुछ व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करते हैं, कुछ व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट अधिक लेते हो तो आपका कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने का मतलब आप लगातार खाना खाते जाओ, लगातार आप आलू, चावल, रोटी, साग खाते रहो, तो खाते खाते क्या होगा, आपका पेट जो होगा वो थोड़ा सा बाहर निकलेगा, फिर आपके पैर मोटे होंगे, हाथ मोटे होंगे, तो पूरा व्यक्ति क्या हो जाएगा, पूरा व्यक्ति भी आपका मोटे हो जाएगा, है ना। तो पूरा व्यक्ति इस प्रकार का हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से, अधिक अगर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो आपका क्या होगा, मोटापा, मोटापा। कहीं ना कहीं मोटापे के रोल में अगर देखा जाए तो कुछ भूमिका फैट की भी होती है, क्योंकि फैट जो होता है एनर्जी अधिक देता है, एनर्जी अधिक देगा तो बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, उस चीज का यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, मतलब कि उपयोग नहीं कर पाएगी, तो उसको स्टोर किया जाएगा। जो चीज आप एक चीज देखो, जैसे आप कोई चीज कमाने लगो, पैसा अधिक कमाने लगो, तो क्या सारा पैसा आप रोज खत्म कर पाते हो, नहीं खत्म कर पाते हो, तो आप क्या करते हो, बैंक में रखते हो। तो आपका बैंक क्या है, ये बैंक, ये सब बैंक हैं, तो ये बैंक आपकी क्या हो जाएगी, भरती जाएगी, और वो बैंक जब भर जाएगी तो आपको धनवान कहेंगे लोग, आपको पैसे वाला कहेंगे, लेकिन कैसे, शरीर से धनी है ना। चलिए उसमें हम लोग तो वैसे ही गरीब हैं। ऊर्जा, तो अगर हम लोग बात करें अगर एनर्जी आपको ऊर्जा कम मिले, अगर कार्बोहाइड्रेट कम मिले तो आपकी समस्या होती ना कि रोग, ये तो एक प्रकार का रोग बनता है। यहाँ पर समस्या क्या होती है, समस्या जो बनती है उसको नाम दिया जाता है कमजोरी, वीकनेस। तो कमजोरी कोई रोग नहीं है, अगर आपको कमजोरी लग रही, वीकनेस लग रही, तो आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट में आप अंगूर खा लो, ग्लूकोन डी ले लो, या आप आलू, चावल, दाल, रोटी कुछ भी खा सकते हो, तो आपकी ऊर्जा जो है शरीर को मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखते हैं कि जो
आपको अगर भोजन की कमी होती है तो भोजन कमी होने से क्या होता है, आपको ऊर्जा कम मिलेगी, ऊर्जा कम मिलेगी तो कमजोरी आएगी। अक्सर जनरली आपने देखा हो गर्मियों में जब कमी आती है भोजन की या ऊर्जा कमी होती है तो डॉक्टर अक्सर क्या देते हैं, तो डॉक्टर आपको अक्सर देते हैं डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन देते हैं। ये सलाइन वाटर देते हैं, मतलब कि जिसको आप ग्लूकोज के नाम से जानते हो। इसके बारे में हम लोग देखें आगे क्या होता है। अच्छा, जो भोजन एक और चीज है इसके अंतर्गत क्या होता है, भोजन क्यों आवश्यक होता है, भोजन क्यों, तो बड़ी चीज ये है भोजन, क्योंकि शरीर में जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक उपापचयी क्रियाएं होती, उनके लिए उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उपापचयी क्रियाएं तो ये होती है शरीर में टूट फूट, मरम्मत, कोशिकाओं का बनना, कोशिकाओं का बिगड़ना, कोशिकाओं का टूटना, और ऊर्जा के लिए सब सारी चीजें क्या होती हैं, मुख्य रूप से जिम्मेदारी ये होती है। और आपकी जो तोड़ फोड़ चलती है बॉडी में, तोड़ या टूटना, टूटना मतलब कि ये है जैसे आपने भोजन दिया तो भोजन टूटेगा अलग अलग पार्ट में, कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, प्रोटीन में टूटेगा, वसा में टूटेगा, ये सारा टूटना फूटना कौन करते हैं, तो ये उपापचयी क्रियाएं होती है एंजाइम के माध्यम से। एंजाइम मतलब कि शरीर के मजदूर जो होते हैं, बॉडी के अंदर की जो मजदूरी करते हैं वो कौन करते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, उसको तोड़ने के बाद उसको रक्त में पहुंचाना है, कि प्रोटीन भेजना है, कि वसा भेजना है, कि क्या भेजना है, इसमें पेप्टोन भेजना है, जो सारी चीजें भेजने के बाद क्या करेंगे एंजाइम, फिर उनकी कोशिकाओं निर्माण करेंगे, डीएनए, आरएनए, कोशिकाओं का निर्माण, ये सारी चीजें किसके माध्यम से होगा, एंजाइमों के माध्यम से। तो कुल मिला के हम लोगों ने देख लिया कि भोजन क्यों आवश्यक है, तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए जो हमारा भोजन है वो आवश्यक होता है, ठीक। और ये वर्क भोजन और एंजाइम की सहायता से होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट देखा, कार्बोहाइड्रेट में एक और चीज देखते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकार की अगर हम बात करें, तो प्रकार आप समझते चलिएगा। पहला प्रकार जो बनता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको बोलते हैं एकल कार्बोहाइड्रेट, या इसको कहते हैं हम लोग हैं मोनोसैकेराइड, मतलब कि एकल शर्करा या मोनोसैकेराइड, एकल शर्करा या मोनोसैकेराइड। दूसरी चीज के अंतर्गत देखते हैं तो ये बनती है आपकी एकल के बाद में क्या होगा, अब 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। और यहां पर क्या बनेगा आपका डाई, और ये सेम चीज रहेगी सैकेराइड। ये सारी चीजें आप लिखते चलिएगा, है ना। तीसरी चीज अगर देखें तो तीसरी चीज बनती है, एक तो इसी में एक और बनती है, डाई का मतलब 2 होता है, मतलब कि मोनो और मोनो मिलके आपके डाई बनेंगे। दूसरी चीज बनती है इसमें है, एक बनता है ओलिगो हम लिख लेते हैं, लेकिन ओलिगो आपको बाद में बताते हैं ओलिगो क्या है। ओलिगो शर्करा। तीसरी चीज जो बनती है आपकी है पॉली, अच्छा हिंदी में पहले इंग्लिश थोड़ा सा लिखते हैं, पहले हिंदी वाला। पॉली का मतलब होता है बहु शर्करा, या इसी को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये हो गया आपका बहुशर्करा या पॉलीसैकेराइड। अब देखते हैं सारी चीजें इसके अंदर क्या होते हैं। एकल शर्करा का मतलब क्या है, द्विशर्करा का मतलब क्या है, बहुशर्करा का मतलब क्या है। तो एक चीज समझिए, अगर आपको आग लगानी हो, कहीं पर लकड़ियां जलानी हो, तो लकड़ियां जलाने पर क्या होता है कि अगर आप मोटी लकड़ी जलाते हो, है ना, कोई मोटी लकड़ी जलाओगे तो वो लकड़ी उसमें जो छोटे छोटे उसमें पार्ट होते हैं, लकड़ी के टुकड़े छोटे छोटे, पहले उसमें जलती है। मतलब कि अगर आप ऐसे बताओ कि मान लो आप कैसे मोटी लकड़ी है और यहाँ पर लकड़ी के हमने तोड़ दिए, छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए, अब जल्दी जलेगा कौन, जलना कौन स्टार्ट होगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल जलेंगे। या टूटी फूटी लकड़ी, या जिसको खर बोलते हो, पतवार बोलते हो, ये सारी चीज लेंगे। और खर पतवार छोटे छोटे कणों से मिलकर तो लकड़ी बनती है ना। तो ये खर पतवार निर्माण करते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल निर्माण करते हैं बड़ी लकड़ी का। मतलब कि छोटा सा जो लकड़ी का कण है, मुख्य रूप से जलता कौन है, ईंधन कौन बनता है, यही बनता है, छोटा सा एक कण जो लकड़ी के पूर्ण निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ऐसे अगर ना समझ पाओ तो आप एक चीज समझ लो, जो आप इसमें कपड़े पहने हो, जो भी आपने पहना है, आपने जींस या शर्ट या टी शर्ट है, जो भी पहना है, तो उसमें आप अगर देखा जाए तो टी शर्ट के मुख्य रूप से निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसमें एक धागा, और वो धागा एक मुख्य भूमिका निभाता है, जिसको बोलते हैं एकल शर्करा।
अगर कोई आपके पास कार्बोहाइड्रेट, बड़ा कार्बोहाइड्रेट लेते हो, किसी प्रकार का लेते हो, तो मुख्य रूप से किसका बना होता है? एकल शर्करा का। आपकी टी शर्ट या आपकी जो भी चीज बनी होती है तो धागे से बनी होती, और वही धागा एक मूल इकाई होता है मोनोसैकेराइड। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैं इसको बाद में बात करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो एकल शर्करा क्या होती है? एकल शर्करा के अंतर्गत आती है कुछ चीजें। पहली चीज आती है ग्लूकोज, ग्लूकोज। दूसरी चीज आपको अवश्य जानना चाहिए, इसका नाम होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और तीसरी चीज जो होती है इसको बोलते हैं गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है? ग्लूकोज आप समझते चलिएगा, ग्लूकोज जो हम लोग अंगूर से प्राप्त करते हैं, अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा। तो अंगूर की शर्करा क्या हो गई? ग्लूकोज हो गई। और ग्लूकोज कहाँ मिलती है? तो आप ग्लूकोन डी जो पीते हैं, ग्लूकोन डी, तो ग्लूकोन डी कहाँ से मिलती है हमको? ग्लूकोज से ही मिलती है। ठीक है, तो ये आपने बताया हमको कि ये सब क्या होता है, इसमें सिंगल है, एकल है। एकल का मतलब इसमें कार्बन कितना होगा? एक होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? एक होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? एक होगा। तो ये अगर देखा तो ये बनता है C6H12O6। ये इस प्रकार से बनता है, जो आपका बनता है एकल शर्करा। अगर एकल शर्करा के अंतर्गत देखा तो कार्बन इसमें 6 होंगे। एकल का मतलब सिंगल कार्बन नहीं होता है, एकल का मतलब जो अनुपात निकलता है वो सिंगल निकलेगा। तो C6H12O6 ये बनता है पूरे, चाहे ग्लूकोज का हो, फ्रक्टोज का हो, गैलेक्टोज का हो। तो ये सारे फार्मूला बनता है सभी के लिए, C6H12O6, है ना। ऐसे ही फ्रक्टोज बात करें तो फ्रक्टोज का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक या प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। सबसे मीठी शर्करा कौन है? तो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को हम लोग कहते हैं शहद या फ्रूट होता है ना, फ्रूट माने फल, फलों की शर्करा। तो फलों की शर्करा कौन हो गई? फ्रक्टोज हो गई। शहद की शर्करा कौन हो गई? आपकी फ्रक्टोज हो गई। अंगूर की शर्करा कौन हो गई? ग्लूकोज हो गई। गैलेक्टोज, आपने कच्चा दूध अगर पिया हो कभी भी तो उसमें मीठापन आता है, थोड़ा सा मीठापन, तो उसके लिए कौन होता है? दूध के मीठेपन के लिए। तो दूध में जो पाई जाने वाली मिठास होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है? वो गैलेक्टोज के लिए। दूध की मिठास गैलेक्टोज से आएगी, शहद या फलों की मिठास फ्रक्टोज से आएगी, अंगूर की मिठास ग्लूकोज से आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आप एक चीज बताओ मुझे, अगर आपको जल्दी आग जलानी हो, जल्दी आग जलानी हो तो आप पूरी लकड़ी लगाना पसंद करोगे या आप लकड़ी के छोटे छोटे कण जलाना पसंद करोगे? तो छोटे छोटे कण ना, तो छोटे छोटे कण का मतलब ये मूल इकाई होते हैं, छोटे छोटे। अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आप मोनोसैकेराइड या एकल शर्करा का प्रयोग कर लीजिए। अगर आपको जल्दी ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज पी लो या फ्रक्टोज ले लो या गैलेक्टोज पी लो, तो जल्दी से आपको ऊर्जा मिलेगी। पूछा भी जाता है इंस्टेंट एनर्जी या त्वरित ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज आप पी सकते हो। और हम लोग अगर ग्लूकोज नहीं ले पाते हैं तो अंगूर ले लो, है ना। अंगूर नहीं ले पाते हैं तो शहद या फल, और फिर जितना नीचे जाएंगे उतना महंगाई का स्तर बढ़ता रहेगा। आगे बात करते हैं, तो इसको आप समझ चुके होंगे। और इसको एक और नाम दिया जाता है, ये होता है सबसे सरल, सबसे सरल। सवाल पूछा जाता है आपसे, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन होता है आपका? ये तीनों भाई बहन होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, एकल शर्करा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा एक और चीज देख लिए, इसी में एकल शर्करा में आपके मोनोसैकेराइड जो बनता है, इसी में मैन्यास होती है, इसी में पेंटोज होती है। तो ये सारा आपका नानाबाई बिजनेस, इसका कोई मतलब भी नहीं है। और अगर बताना चाहे तो आपको बता भी दे, जैसे आपका डीएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोज बनता है, इसी के अंतर्गत जो आपकी मैन्यास होती है, इसी के अंतर आपकी पेंटोज होती है, ये शर्कराएं गिनी जाती हैं। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो अगर आपसे पूछे कि आप एकल शर्करा या मोनोसैकेराइड के अंतर बता दो, तो पहली चीज क्या बोलोगे? ग्लूकोज। दूसरी चीज क्या बोलना है? फ्रक्टोज। तीसरी चीज क्या बोलना है आपको? गैलेक्टोज। ग्लूकोज क्या है? अंगूर में पाई जाने वाली। फ्रक्टोज मतलब फल, है ना। गैलेक्टोज मतलब गैलेक्टोज, लैक्टोज कुछ याद आ रहा है? दूध। ठीक है, अब देखते हैं डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड अगर हम लोग देख लेंगे तो डाइसैकेराइड, या इसको बोल दें हम लोग क्या बोल दें? द्वि शर्करा,
तो इस द्वि शर्करा के अंतर्गत क्या आएंगी चीजें, तो देखना इसके अंदर पहली चीज जो आती है वो बनती है सुक्रोज, सुक्रोज। दूसरी चीज जो आती है उसका नाम होता है आपका है माल्टोज, माल्टोज। तीसरी चीज जो बनती है वो बनती है लैक्टोज, लैक्टोज। तो ये 3 बन गई, इसमें भी 3 है, सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ और लैक्टोज हुआ। देखिए सुक्रोज का मतलब क्या है, यहीं पर समझते चलिएगा। सुक्रोज का मतलब इसको हम लोग कहते हैं कैन शुगर, कैन शुगर। अब कैन शुगर, कैन का मतलब क्या होता है, कैन तो पता ही क्या होती है, जिसमें चीजें रखी जाती हैं। और क्या रखी जाती है, इसमें क्या रखी गई, शुगर। जो गन्ना होता है, गन्ने क्या बोलते हैं, शुगर कैन। अब ये क्या है, कैन शुगर। तो कैन शुगर जो होती है ये बनती है आपकी, ये बनेगी आपकी ग्लूकोज से बनती है और फ्रक्टोज से, क्योंकि नवरात्रि में आप गन्ना खा सकते हो, है ना। तो किसके अंतर आता है, फलों के अंतर आता है। और एक कार्बोहाइड्रेट भी है, ऊर्जा का एक जो है स्रोत भी है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलेंगे तो बनेगी आपकी कैन शुगर बनेगी। तो ये होती है आपकी है कैन शुगर। अगली चीज देखते हैं जो आपकी माल्टोज होती है। माल्टोज क्या होती है, तो आप जब स्टार्च खाते हो या मांड, अच्छा एक और चीज याद आ गई, मांड जो आपकी कैप्सूल होते हैं दवाई वाला, तो कैप्सूल का ऊपरी कवर किससे बना होता है, मांड से बना होता है, मतलब कि स्टार्च से बना होता है। स्टार्च जब भी हम खाएंगे, जैसे स्टार्च का मतलब आलू का मांड खा लो, चावल का, शकरकंद का, ये सारी चीज खा लो, तो वो टूटेगी माल्टोज में। और माल्टोज बना होता है 2 अणुओं से, मतलब कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से। लिखते थोड़ा सा, ग्लूकोज और ग्लूकोज से। एक और चीज देख लिए, द्वि का मतलब ये था, डाई का मतलब ये था, डाई और द्वि का मतलब ये था कि इसमें जो एकल शर्करा हैं, एकल शर्करा वो कितने हैं, वो इसमें 2 हैं। मतलब कि मोनो इसमें कितने हैं, तो मोनो इसमें 2 हैं, ठीक है। 2 मोनो मिलकर क्या बनते हैं, डाइसैकेराइड। तो वही चीज देखो, ग्लूकोज क्या है, मोनो है, ये ग्लूकोज क्या है, मोनो है। ऐसे ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड। क्या बात समझ में आ रही है, ये सारे शब्द मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, हो सकता है पहली बार समझ रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में है। चलो ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बनता है, आपका बनता है माल्टोज। और माल्टोज अगर देखा जाए तो आपके अनाजों में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है। अनाज में अगर ऐसा देखें, कभी आप मोटी रोटी खाओ और रोटी को चबाते रहो, खाते रहो मुंह में, तो रोटी कैसी लगती है, आपको मीठी लगने लगती है। मीठी लगने का मतलब यह है कि आपका ग्लूकोज जो है तोड़ दिया गया है। किसके माध्यम से तोड़ा गया है, शरीर के मजदूर, कौन, एंजाइम। आपकी जो लार होती है, लार में कई सारे एमाइलेज होते हैं, टाइलिन होती है, लाइपेज होते हैं, कई सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे, तोड़ेंगे। और किसको तोड़ेंगे, स्टार्च को तोड़ेंगे। स्टार्च किसमें बनती है, माल्टोज से। माल्टोज किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज में टूटेगा। और जैसे ही ग्लूकोज टूटा, बस ईंधन मिल गया। और ईंधन मिल गया, बस इसको जलाना स्टार्ट। ईंधन, ये ईंधन है, ये ईंधन, ये ईंधन, है ना। ये डबल थे, जब तोड़ा जाएगा 2 ईंधन में टूट जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। और इसी से क्या बनता है, इससे बनती है शराब, शराब। तो ये माल्टोज से बनती है शराब। और शराब जो होती है, ये आपने खुद देख लिया है कितनी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, रेड कलर की। तो ये शराब, तो शराब जो है, अल्कोहल का निर्माण भी किससे होना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से होना है। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा के लिए अगर लोग इसका प्रयोग ना करें तो बेहतर है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लैक्टोज, तो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज अगर देखते हैं तो ये बनी होती है आपकी है, बताओ किससे बनी होगी, ये बनी होगी ग्लूकोज से, GLU मतलब कि ग्लूकोज। दूसरी चीज बनती इसमें है गैलेक्टोज, GAL, गैलेक्टोज। अभी देखा था ये क्या था, ये भी मोनोसैकेराइड है, ये भी मोनोसैकेराइड है। तो मोनो, एक मोनो, एक मोनो, 2 मोनो, और 2 मोनो को हम लोग बोलते हैं द्विशर्करा या डाइसैकेराइड। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। तो आपका हो गया लैक्टोज, हो गया माल्टोज, हो गया सुक्रोज, हो गया, ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब एक और चीज देखिए, जो ग्लूकोज था या फ्रक्टोज था, इसका हम लोग रासायनिक नाम क्या रखा था, तो C6H12O6। ये था आपका कार्बोहाइड्रेट सिंगल वाला, मतलब कि एकल शर्करा। और हमने 2 बनाए हैं, 2 जोड़े हैं, तो 2 जोड़ दो भाई। तो C6H12O6 जोड़ो। तो यहां पर C कितने हो गए, तो C हो गए हमारे 12। H कितने हो गए, तो H होने चाहिए 24, है ना। H कितने, 24।
ओ कितने, ओ होने चाहिए 12। लेकिन क्या होता है जब ये अपघटन हो रहा होता है, जब ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो यहाँ से एक बूंद पानी छलक जाता है। एक बूंद पानी निकाल लो भाई इसमें से, H2 निकल गए, तो H अगर 2 निकल गए कितने बचे, तो यहाँ बचे 22। O1 निकल गया तो O1 निकला, कितने बचे 11, और यहाँ पर C12। तो ये बनता है उन सभी का फार्मूला, है ना, किसका, डाइसैकेराइड का। तो जितने डाइसैकेराइड होते हैं तो C12 H22 O11 ये सब आपके डाइसैकेराइड। क्लियर है सारी चीजें। तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिए, लिख लीजिए, सारी चीज लिखते चलिएगा नोट्स बनाते हुए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। हटाई दे इसको, हटा दे। अब वो अच्छा नहीं लगता है कि आपके सामने डाटा लिख लें पहले से, उसके बाद में उस पर डिस्कस करें, तो आपको उसमें कुछ अमेजिंग नहीं लगता है। रटाई रटाई सारी चीज़ें लिखती हैं, वैसे ही चीज़ें तो वैसे ही जितनी है सब रटाई रटाई होनी भी चाहिए आप सबकी। चलिए डाइसैकेराइड के बाद देखते हैं अगली चीज़ कौन सी आनी है। तो एक आपको बताया था ओलिगो, ओलिगो ये क्या है, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसर्करा जो होती है, ये देखो हम लोगों ने एक देखा, एक का मतलब मोनो, डाई का मतलब 2, ओलिगो में होती है 2 से अधिक और 10 के बीच में, 2 से 10 के बीच में जो शर्करा होती है, जिसमें 2 से मोनो, जिसमें कितने हों, तो मोनो आपके जो होने चाहिए वो 2 से अधिक होने चाहिए और 10 से कम होने चाहिए, तो वो बन जाएगी ओलिगो में। जैसे आपकी टेट्रा बनती है, इसी में आपकी ट्राई बनती है, जैसे आपका रेफनीज का पौधा जो है ना, खाने पर थोड़ा मीठा लगता है, तो ये सारी चीज़ किसमें बनती है, ट्राई में बनती है। ट्राई हो गई सारी ओलिगो बनती, ओलिगोसैकेराइड या ओलिगो शर्करा, ओलिगोसर्करा। तो ओलिगोसर्करा होती है 2 से 10 के। अच्छा, इसको पढ़ते ज़्यादा क्यों नहीं, इसका नाम क्यों नहीं आता बीच में, तो इसका नाम इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये होती अस्थिर। कैसी है, अस्थिर है। अच्छा, वो स्थिर है, जो स्थिरता है उसी की बात की जाती है। आप भी स्थिर रहो जिंदगी में, वरना आपका भी बात नहीं होगी, है ना। अस्थिर का हम लोग पढ़ेंगे ना, बातचीत ज़्यादा होती है। चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगली चीज हम लोगों को देखनी है वो बनती है आपकी पॉलीसैकेराइड। बहु, बहु नहीं है, बहु, बहु क्या, बहु शर्करा, बहु शर्करा, या इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जो हो गई या बहु शर्करा जो हो गई। अब एक चीज बताओ, एक का मतलब मोनो, 2 का मतलब डाई, और 2 से अधिक जब हो जाते हैं, 2 से अधिक कहने का मतलब 10 से जब हम लोग 1500 मोनो मिलते हैं लगभग, तब आपका बनता है बहु। जैसे आपका बहुभुज है ना, तो बहु का मतलब अधिक होता है। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। इसके अंदर पहली चीज अगर देखें हम लोग, तो पहली बनती है सेलुलोज, सेलुलोज, तो सेलुलोज बनती है। दूसरी चीज अगर देखें, दूसरी चीज बनती है आपकी स्टार्च। तीसरी चीज जो बनती है, स्टार्च के बाद में आपकी बनती है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। चौथी चीज जो बनती है वो बनती है काइटिन, काइटिन। पांचवी चीज जो बनती है इसी के अंतर्गत वो बनती है इनुलिन, इनुलिन। ये सारी चीज लिखते रहना आप सब लोग। छठी चीज जो बनती है, छठी चीज का टाइगो पेप्टाइडो ग्लाइकन, ये नाम पेप्टाइडोग्लाइकन। अच्छा, पेप्टाइडोग्लाइकन इसलिए पड़ता है क्योंकि बीच बीच में आपकी प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन, तो प्रोटीन टूटती है इसमें पेप्टोड में, पेप्टाइड में, और पेप्टाइड जो होती है ये एक प्रकार के इसके बीच में पाई जाती है। बीच में कैसे पाई जाती है वो आगे देखेंगे हम लोग क्या है। थोड़ा सा एक नजर डाल लें। सेलुलोज का मतलब होता है पौधों में पाई जाने वाला जो आपका कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो पौधे अपना भोजन बना के रख लेते हैं, उल्टा हम लोग खा जाते हैं। ग्लाइकोजन जो जंतु रख लेते हैं अपने आप भोजन संचित करके। काइटिन जो कवकों की या कीटों की कोशिका भित्त होती है। इनुलिन जो पौधों में निकलता है, वो ना चिपचिपा टाइप का, हम लोग बहुत खाते थे बचपन में, वो सारी चीजें। पेप्टाइडोग्लाइकन तो हम लोगों ने बात ही कर ली भाई। चलिए एक बात करते हैं हम लोग एक एक पर, ठीक है। तो एक एक बात करते हैं। अच्छा आप एक चीज बताइएगा कमेंट करके मुझे, थोड़ी सी बात ये कि ज़्यादा डीप तो नहीं जा रही है क्लास, अगर ज़्यादा डीप जा रही है तो आप वो बता दें। तो ये क्लास जो आपकी है, ये हम लेवल सोच रहे हैं आपका यूपीएससी से लेकर के, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी का जितने भी सवाल होते हैं ये आपके छूटे ना,
क्योंकि यूपीएससी आईएएस से लेकर के आपके रेलवे तक के या छोटे छोटे एग्जामों में जितने प्रश्न आते हैं वो सारे हम कवर करा लें, इसीलिए टॉपिक को थोड़ा सा लंबा लेकर चल लें। तो सेल्यूलोज का मतलब ये होता है, देखिए पौधा जो होता है, आपको पौधा की बात बताएं तो पौधों में कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली ये पाई जाती है। कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वाल, कोशिका झिल्ली भी होती है ना। तो कोशिका भित्ति सेल वाल होती, वाल का मतलब दीवार, जो कोशिकाओं की दीवार होती है वो किससे बनी होती? कोशिकाओं की दीवारें जो होती हैं, कोशिका भित्ति बनी होती, वो होती सेल्यूलोज की। मतलब तना हो गई, पत्ती हो गई, ये सारी चीजें किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती। अब सेल्यूलोज जो होता है ये अगर देखा जाए तो ये इसमें मोनोसैकेराइड किस प्रकार से जुड़े होते हैं? तो ये मोनोसैकेराइड इस प्रकार से जुड़े होते हैं, है ना। तो ये एक बोला जाता है सरल रेखीय, ये सरल रेखीय बहुलक। आपसे पूछा जाए अगर कि प्राकृतिक सरल रेखीय बहुलक कौन है, तो सेल्यूलोज। तो ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं। और तो ये जो नाम दिया जाता है बॉन्ड जो होता है बीच में, अच्छा इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को तो एक चीज आपकी जानकारी बता दें, अगर एक लगा है तो उसको सिंगल बोलते हैं, ये डबल होता है, और ये 3 लगे बीच में तो इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। सबसे मजबूत अगर बॉन्ड होता है तो ये होता है, कमजोर बॉन्ड ये होता है, सबसे कमजोर ये होता है। आप सोच रहे होंगे उल्टा कैसे हो गया? तो एक चीज देख लो, ऐसे पार्टनरशिप अगर देखी जाए किसी कंपनी में, किसी धंधे में, जब एक लोग सिंगल होता है तो वो धंधा चलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो बिजनेस चलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। जिसमें 2 पार्टनर हो जाते हैं, संभावनाएं बताओ कम होंगी या ज्यादा होंगी? तो संभावनाएं कम हो जाएंगी। जैसे जैसे पार्टनर बढ़ेंगी तो उस बिजनेस में जो विश्वसनीयता होगी, जो चलने की संभावना होगी, वो घटती चली जाएगी, है ना। एक व्यक्ति ज्यादा अच्छे से उसको चला सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें जो होता है ये सिंगल बॉन्ड, अब इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये नाम याद रख लेना, ग्लाइकोसिडिक बंध या बॉन्ड। तो ये हो गया आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हो गया सेल्यूलोज के अंतर्गत। अब सेल्यूलोज जो होता है इसकी पाचन क्षमता किसके अंदर होती है? तो पाचन क्षमता एक जमाना था माना जाता था कि मानव इसका पाचन कर लेते थे। जैसे उम्र बीतती गई, जैसे जैसे युग बीतते गए, वैसे वैसे हम लोगों ने इसका पाचन छोड़ दिया। क्योंकि एक समय में हम लोग क्या करते थे, घास पत्ते जो भी होता खा लेते थे, इसको हजम करने की क्षमता होती थी। जो आपकी अपेंडिक्स होती है, पुच्छ, अच्छा इसको पाचन करता भी कौन है? तो इसको पाचन करते हैं कुछ विशेष बैक्टीरिया। अच्छा अभी तक अगर सेल्यूलोज ना समझ में आया तो सेल्यूलोज समझ लीजिए कि लकड़ी भी क्या है? उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है। जैसे आप कागज खा लेते हो ना, तो कागज भी क्या है? सेल्यूलोज है। कई सारे गेस्ट पेपर आपने खाए होंगे कक्षा 10-12 में, है ना। तो बैक्टीरिया अगर देखें तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे दीमक, देखो दीमक, तो दीमक क्या करता है? लकड़ी को खा जाता है, उससे भोजन प्राप्त कर लेता है, ऊर्जा उसको मिलती रहती है लकड़ी खा करके। ऐसे ही कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया हमारे अपेंडिक्स में बैठे होते थे। जब हम लोग भोजन खाते थे उनका क्या करते थे? बैक्टीरिया पाचन कर देते थे, उनसे ऊर्जा निकाल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते गए, सेल्यूलोज को कच्चा भोजन खाना, पेड़ की छाले, पौधे खाना बंद कर दिया, तब से बैक्टीरिया समाप्त हो गए। और बैक्टीरिया समाप्त होने के साथ साथ में हम लोगों के अंदर जो ये काम होता था जो सेल्यूलोज का, ये पाचन समाप्त हो गया। अब कौन इसको पाचन करता है? तो इसको मवेशी या चौपाए या पशु करते हैं। पशु कैसे करते हैं? तो उनका जो ये होता है, जो आपका पेट होता है, वो 4 भागों में होता है। आपने देखा भी होगा, गाय भैंस जो होती हैं पहले घास को खाते रहेंगी, खा लेंगी, खाने के बाद उसको पेट में भर लेंगी, तो पेट में स्टोर हो गया। अब स्टोर होने के बाद फिर वापस जाएगा, वो वापस जाता रहेगा। जैसे सब फ्री बैठेंगी तो वो उसको पागुर करेंगी, चबाएंगी, और चबाने के साथ साथ फिर उसको उल्टा भेजा जाएगा। अब वो सेल्यूलोज क्या होगा? वो पाचन किया जाएगा उस बैक्टीरिया, उन जीवाणुओं के द्वारा, और फिर उसको अगले प्रोसेस में भेजा जाएगा। क्या ये बात अब क्लियर हुई आपको? ठीक है। हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग के बैक्टीरिया समाप्त हो चुके हैं, पेट में HCl की मात्रा बढ़ चुकी है, एसिडिटी की मात्रा बढ़ चुकी है ना, ये सारी चीजें। तो अब सेल्यूलोज, उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसको सरल रेखीय क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। चलिए सेल्यूलोज हटा दें। अगर अच्छा एक चीज सोचो, अगर ये सेल्यूलोज आज भी हम लोग पाचन कर रहे होते तो क्या भूखमरी होती कभी? कुछ भी खा लेते, कभी मन करता लकड़ी खा लेते, कभी मन करता पेड़ के पौधे खा लेते, पेड़ की छाल खा लेते, जड़ें खा लेते, कुछ भी खा सकते थे, है ना। आज भी देखो कोई भी जीव भूखमरी से नहीं मरता है, केवल मरता कौन है? बुद्धिजीवी व्यक्ति। और बुद्धिजीवी व्यक्ति कौन है? मानव है। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए
तो दूसरी चीज़ देखते हैं। तो दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसके अंदर हम लोगों ने बात की थी स्टार्च की। स्टार्च, तो स्टार्च जो होती है इसी को हम लोग मांड कहते हैं। ये स्टार्च अभी हमने बात की है, बताई है आपको स्टार्च क्या होती है कि स्टार्च से आपका बनता है या जो आपके मांड होती है इससे कैप्सूल का परत या आवरण बनता है। और यही स्टार्च तोड़ी जाती थी माल्टोज में और ग्लूकोज में तोड़ी जाती थी। स्टार्च अगर देखा जाए ये भी प्रकार का बहुलक है, इसमें भी मोनो होते हैं। मोनोसैकेराइड जो होते हैं कई मोनोसैकेराइड से मिलता है आपका ये बनता है। और इसकी संरचना जो बनती है ये कुछ इस प्रकार से बनती है। वो कैसा था सेलुलोज, वो सरल रेखीय था। ये जो बनते हैं ये कुछ इस प्रकार से बनते हैं, इस प्रकार से बनते हैं। इस प्रकार से बनने का मतलब ये है सीधी सी बात कि ये ब्रांच है, इसमें शाखी हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शाखात्मक बहुलक या ब्रांच्ड पॉलीमर, शाखात्मक बहुलक शर्करा। तो ये कौन से होते हैं? स्टार्च होते हैं। अब स्टार्च के बारे में एक और चीज देख लो, जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा, तो सूर्य की ऊर्जा कहाँ पर जमती है आकर के? सूर्य की ऊर्जा जमती है कार्बन डाइऑक्साइड पर जमती है या रुकती है आकर के, ठहरती है, वो हमें मिलती है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। अब ये स्टार्च हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से ये भी बुलाता है पौधों का ये संचित भोजन होता है, क्योंकि पौधों का संचित भोजन, ये लिख भी लो ये चीज, पौधों का संचित भोजन, पौधों का संचित भोजन। पौधों ने भोजन रखा अपने लिए, उसने सेब बनाया अपने लिए, गेहूं बनाए अपने लिए, आपने क्या कर दिया, आपने उस स्टार्च को, उस भोजन को आपने ले लिया और आपने खा लिया अपने लिए। आपने स्टार्च अगर खा लिया तो एक चीज आप बताओ कि आप जब खाओगे तो वो क्या बनाएगा, आपके शरीर में बनाएगा एटीपी। वो भोजन या स्टार्च बनाएगा एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनो ट्राईफास्फेट, एडेनिन ट्राईफास्फेट बन गया। अब एडेनिन ट्राईफास्फेट जब हम लोग मेहनत करेंगे, जब हम लोग काम करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, पसीना, है ना। और पसीने में आपको पता क्या क्या निकल सकता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और पानी होता है, बहुत सारी चीजें, तो हम लोग सब निकाल देंगे। आप एक चीज बता रहे कि ऊर्जा निकल कैसी रही, तो ये सब ऊर्जाएं निकल रही हैं। ये ऊर्जा निकलेगी तो ये मुक्त हो जाएगी किसमें, एडीपी में। एडीपी में मुक्त हो गई, यही सारी चीजें किसमें मिल गई, मिट्टी में मिल गई, वायुमंडल मिल गई। यही सारी चीज मिलने के बाद में फिर किसमें चली जाती हैं, ये स्टार्च में जाएंगी, फिर एटीपी बनेगा और ये भोजन करेंगे, कैसा बनेगा आपका, फिर एटीपी। तो ये बात क्लियर हुई। अगर इस चीज को देखो तो हमने बहुत कम समय बहुत सारी डिटेल आपको दी है, और इसी को बोलते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी साइकिल या ऊर्जा चक्र। ऊर्जा चक्र। तो क्या आपको अब ये समझ गए स्टार्च क्या है? स्टार्च जो है ये हम लोगों के लिए भोजन तैयार करते कौन, पौधे। वैसे तैयार नहीं करते, हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं जाकर के। ये स्टार्च तैयार होता है, या जो भोजन तैयार होता है किस माध्यम से तैयार होता है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उससे आपका तैयार होता है स्टार्च। ये मतलब कि सूर्य की ऊर्जा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पर जमती है, स्टार्च बनता है, हम लोग खाते हैं, और यही एटीपी बनती है एडीपी में। जब भोजन करेंगे तो एटीपी बनेगी, और एटीपी जब काम करेंगे, एनर्जी मुक्त करेंगे, तो एडीपी बन जाएगी, एडेनो डाईफास्फेट, एडेनिन डाईफास्फेट किसमें बदल जाएगी, फिर ये मुक्त होकर के मिलेगी, आकर के सूर्य मिलेगी, वायुमंडल मिलेगी, कहीं ना कहीं भाग किसमें जाएगा, स्टार्च में। फिर ये सारा प्रक्रम चलता रहेगा। तो ये स्टार्च आपको क्लियर है? अगर स्टार्च क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा दे, इससे मिटाएं। अब देखते हैं हम लोग हैं, तो इसके बाद हमने बात की थी इनुलिन की। इनुलिन देखते क्या है, तो इनुलिन जो होता है आपका, इनुलिन जो होता है, इनुलिन क्या होता है, इनुलिन जो होता है ये होता है जो हम लोग पौधों का गोंद आपने देखा होगा, पौधों से पानी निकलता है, जैसे नीम का गोंद होता है, बबूल का गोंद होता है, उसको हम लोग खा लेते हैं, खाने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिल जाती है। तो वो भी एक प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, तो वो इनुलिन के रूप में है। अगली चीज देखते हैं, अच्छा ये बेसिक चीज को जानने वाली कोई जरूरत है नहीं, कभी भी पूछ दिया तो पूछ दिया। तो फिर देखते हैं ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, ये भी क्या है, बहुलक है। बहुलक का मतलब बहुत सारे इसमें मोनो है। अब बहुलक जो है ये किस प्रकार से जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा कुछ इस प्रकार से, ये बहुत सारी शाखाएं बनाता है।
ये इस प्रकार से जुड़ेगा, मतलब कि ये ब्रांचेज हाईली ब्रांच्ड होता है। हाईली ब्रांच्ड का मतलब बहुत सारे शाखाएं, ये इसको कह सकते हैं उच्च शाखीय बहुलक। उच्च शाखीय बहुलक कार्बोहाइड्रेट, पूरा नाम लिख लो, कार्बोहाइड्रेट। तो उच्च शाखीय बहुलक कार्बोहाइड्रेट कौन हुआ? आपका ग्लाइकोजन हुआ। इसके बारे में एक चीज आपको जाननी चाहिए, जिसमें कहा जाता है ये जंतुओं में ईंधन संचित, ये जंतुओं में संचित ईंधन, जंतु में संचित, बहुत गर्मी है, संचित ईंधन, संचित ईंधन, ठीक है। अब जंतुओं में संचित ईंधन का मतलब ये होता है, जैसे आप ये समझो, जब हम लोगों ने भोजन किया, जैसे आपने रात को दाल खाया, चावल खाया, रोटी खाई, जो भी खाया, वेज नॉन वेज कुछ भी खाया। अब ये बताओ कि आपने अगर मान लो आपको जरूरत थी 2100 से 2800 कैलोरी के बीच में, और आपने भोजन ले लिया 5600 कैलोरी का, या आपको भोजन चाहिए था केवल 200 ग्राम, ठीक, और आपने कितना खा लिया है? 600 ग्राम। हो जाता है ना कभी कभी, साथियों पहुंच गए, फ्री का मिल गया तो लपेट लिया। अब क्या हुआ कि अगर आपने इतना खा लिया तो आप सारी ऊर्जा का उस समय प्रयोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये ऊर्जा कहाँ जाएगी? ये ऊर्जा जाएगी, ये सेव कर ली जाएगी। लीवर कहेगा ये ग्लाइकोजन बनाएगा। लीवर क्या कहेगा? लीवर कहेगा देखो आप जितनी ऊर्जा प्रयोग कर रहे हो, जितनी जरूरत है उतनी आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, बाकी गोडाउन में रखी जाएगी। गोडाउन मतलब ग्लाइकोजन के रूप में। अब वो ग्लाइकोजन के रूप में रख दी गई। जब आपको अगर ऊर्जा नहीं मिली, मान लो आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, सुबह आप उठे, अब देखा कि सुबह मिल नहीं रहा कुछ भी भोजन, तो आपको भूख लगेगी थोड़ी देर तक, फिर 1 या 1.5 घंटे तक भूख आपकी मर जाएगी। भूख मरने का मतलब ये हुआ कि आपने लीवर से कहा कि हमको भूख लगी, खाना नहीं मिल रहा है, एक काम करो, रात को हमने खाया था, देखो कुछ बचा है, तो लीवर कहेगा हाँ ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा रखी है। तो ग्लाइकोजन को बदला जाएगा, तोड़ा जाएगा, किसमें? सिंगल में तोड़ा जाएगा। इसकी ब्रांच को सिंगल बनाया जाएगा, और सिंगल ब्रांच बनाने के बाद में फिर और तोड़ा जाएगा, और फिर तोड़ तोड़ के किसमें बदल देंगे हम लोग? मोनो में। किसमें बदल देंगे? मोनो में, मतलब एकल शर्करा में। और जैसे ही मोनो में बदल जाएगा, आपकी भूख 1 या 2 घंटे के बाद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इससे प्रभाव का ये पड़ेगा, आपकी शरीर की जो गिरावट है वो तेज हो जाएगी। मतलब कि आपका शरीर गिरने लगेगा। आप एक बार खाना खाओ, दूसरी बार ग्लाइकोजन से काम चलाओ, फिर दूसरी बार खाना खाओ, फिर तीसरी बार ग्लाइकोजन से काम चलाओ, तो आपके शरीर में कमजोरी आएगी, आपकी शरीर गिरता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ग्लाइकोजन क्या है, जंतु कैसे रखते हैं संचित ईंधन, संचित ईंधन तो है ये, ठीक। तो ग्लाइकोजन समझ गए। अगली चीज देखते हैं, अगली चीज अगर देखें इसमें हम लोग, तो अगली चीज बात आई थी काइटिन की। तो काइटिन ऐसे आप समझ लो, काइटिन क्या होता है। आपने अगर डिस्कवरी चैनल पर बियर ग्रिल को देखा होगा तो क्या करता है, वो कुछ भी खा लेता है ना। और कुछ भी खाने का मतलब वो कीड़े भी खा लेगा, कीट भी खा लेता है, कवक भी खा लेता है। तो काइटिन की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख लें, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, काइटिन। तो ये होता है कवकों या कीटों की कोशिका भित्ति में, कीटों या कवकों की कोशिका भित्ति में। जैसे कॉकरोच हो गया, बहुत सारे कीट हो गए, उनकी कोशिका, उनकी सेल वाल को हम लोग खा लेंगे तो क्या मिल जाएगी? ऊर्जा मिल जाएगी। और इसी चक्कर में, काइटिन की ऊर्जा के चक्कर में चाइना ने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया, और चाइना ने सीरियस लिया तो उसने कॉकरोच की खेती प्रारंभ कर दी। कॉकरोच क्या करते थे? कॉकरोच वो डाल देते थे किसी कमरे में, कॉकरोच पड़ गए, कॉकरोच बड़े होने लगे। जब कॉकरोच बड़े होने लगे तो उन पर क्या कर दिया? एक मारने वाला पाउडर छिड़क दिया, सारे मर गए। मरने का उनको सुखा दिया। अब जब वो सूख गए तो उनको किसी पैकेट में, किसी विशेष प्रकार के थैले में भर दिया। अब वो बेचते हैं कहाँ पर? आप मूवी देखने गए, या आप कहीं टहलने गए, शॉपिंग करने गए, तो आप पॉपकॉर्न खरीदो या कॉकरोच खरीदो, किसके लिए? ऊर्जा के लिए। क्लियर है? तो ये एनर्जी के लिए। तो फिलहाल हमें नहीं लगता ये इतना अच्छा प्रोसेस होता है, और हम समर्थन नहीं करते किसी प्रकार से ऐसी ऊर्जा आप लो कीटों से। आप ये उनकी ऊर्जा। अच्छा, एक चीज जितनी आप देख रहे हैं, ये मानव के लिए ऊर्जा नहीं है। ये सारी चीजें मानव के लिए 2 ही प्रकार की ऊर्जा थी जो आपने देखा था शर्करा में। कौन कौन थी? जैसे आपने देखा था एकल शर्करा, डाइसैकेराइड, जो आपकी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड में आपकी बन जाती थी कौन कौन? माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारी चीजें। और दूसरी चीज आपकी बनी थी, तो दूसरी चीज क्या बनी थी? दूसरी चीज अगर देखते हैं तो आपका था
स्टार्च सबसे बेस्ट है। स्टार्च, स्टार्च ले सकते हो। दूसरी चीज आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो यहाँ तक आप ये जो आपका होता है इनुलिन, इनुलिन भी ले सकते हो। मूड आ गया तो खा लिया, कहीं भी गोंद मिल गया, है ना। लेकिन इससे तो बेटर है, इससे तो ये बेटर है ना। तो आप कुछ भी खा लो, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करो। आप तो नहीं करते हो, लेकिन स्पेशली फॉर चाइना ये एडवाइस जो है, वरना पता नहीं कैसे कोरोना से बड़े बड़े लोग आएंगे और आकर परेशान दूसरों को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो हम लोगों ने आगे चीज़ देखी है, ग्लाइकोजन के बाद में इनुलिन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। अगली चीज जो आती है पेप्टाइडो, पेप्टाइडो याद रख लेना नाम, पेप्टाइडो ग्लाइकन, पेप्टाइडो ग्लाइकन ये नाम है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये भी एक प्रकार का आपका बहुलक है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये क्या होता है, इसमें बीच बीच में यहाँ पर ये जुड़े होते हैं प्रोटीन के अमीनो, यहाँ पर पेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइड होते हैं। ये एक प्रोटीन्स का पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है, मतलब कि अमीनो समूह जुड़े होते हैं। अमीनो समूह, अमीनो समूह, और बीच में अमीनो समूह जुड़े होने के कारण इसका नाम क्या होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकन। अब ये भी एक प्रकार क्या है आपका पॉलीसेकेराइड है, आपका बहुशर्करा है। ये बहुशर्करा जो होगी पेप्टाइडो ग्लाइकन के नाम से जानी जाएगी। फिर देखते हैं कि एक और चीज आती है, आप एक काइटिन जो बताया था, काइटिन, काइटिन से एक नाम मिलता जुलता होता है, इसको बोलते हैं कैरोटीन। कैरोटीन एक और नाम मिलता जुलता होता है, इसको बोलते होता है किरेटिन, किरेटिन, किरेटिन या किरेटिन कई सारे नाम से जाना जाता है, किरेटिन या किरेटिन। अब काइटिन आपने देख लिया क्या है एक प्रकार का, तो काइटिन जो है ये पॉलीसैकेराइड है, मतलब कि बहुशर्करा है। कैरोटीन जो होता है, ये कैरोटीन एक पिगमेंट होता है, या इसको हम बोलते हैं वर्णक। जैसे गाजर में लाल रंग के लिए जिम्मेदार कौन है, ये होता है। तो ये मुख्य रूप से लाल और नारंगी रंग के फलों में पाया जाता है। लाल और नारंगी रंग के फल हो गए। कैरोटीन क्या है, तो कैरोटीन सॉरी किरेटिन जो होता है, किरेटिन क्या है, तो ये होता है एक प्रकार का प्रोटीन। प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या एक चीज बतानी आप याद रखना, प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, तो प्रोटीन पाया जाएगा आपका बाह्य कंकाल में, बाह्य कंकाल में। बाह्य कंकाल जैसे आपके नाखून हो गए, है ना, आपके नाखून हो जाते हैं, आपके बाल हो जाते हैं, आपके सींग हो जाते हैं, आपके खुर हो जाते हैं, आपके मतलब जानवरों के खुर हो गए, बाल हो गए, नाखून हो गए, ये जितने बाहर की हड्डियां होती हैं उनको जलाने में क्या निकलता है, किरेटिन। अच्छा, प्रोटीन जब भी जलेगी तो उसमें से स्मेल आती है, ध्यान रखना। जैसे प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर जलेगी तो स्मेल आनी ही आनी है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, प्रोटीन का हम बता रहे थे। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हम बात करें गाँव और शहर, तो ये दो मुख्य पदार्थ होते हैं। यहाँ पर गांव में कमी किसकी होती है, तो गांव में कमी होती है कार्बोहाइड्रेट की, लोगों में थोड़ा सा पाई जाती है। शहर में कमी किस चीज की होती है, तो कमी होती यहाँ पर है प्रोटीन की। अच्छा, याद रखना कार्बोहाइड्रेट के अधिकता से रोग होते हैं, इसके अधिकता से रोग होंगे, इसकी कमी से रोग होंगे। कार्बोहाइड्रेट कमी हो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गांव में आप लोगों को कम मोटा पाएंगे, है ना। गांव में कार्बोहाइड्रेट अधिक नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कितनी भी ले लो, अगर आप उतनी मेहनत करते हो, एनर्जी रिलीज करते हो, तो आपका मोटापन नहीं आएगा, आपको मोटापन नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन शहर में क्या होता है, ले उतना ही भोजन रहे हैं, जितना आलू ये खाएंगे उतना ये खाएंगे, जितनी चावल ये सारी चीजें लेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये लगातार कंप्यूटर पर बैठ करके या छोटे मोटे काम पर गए या एसी वेसी चला लिया, आराम से निपट गए, ठीक, तो इनके अंदर मोटापा बढ़ेगा। लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी रहेगी। इनके पास क्या होता है, इनके पास ना तो प्रोटीन कमी होती है, बाय द वे हो भी गई तो प्रोटीन की कुछ खास कमी नहीं पड़ती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की क्या रहेगी, अधिकता रहेगी, प्रोटीन कमी रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा शहर में जो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो जिम ज्वाइन करने वाले अक्सर डिमांड किसकी करते हैं, प्रोटीन की करते हैं। क्लियर है। तो इसके जो बढ़ाने से मोटापा, इसकी कमी से कमजोरी होती है। अगर आपको ऊर्जा कमी लगती है, थकावट आती है, नींद आती है, चक्कर आते हैं, तो आप ऊर्जा के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं।
जैसे आपके पास अगर एनर्जी की कमी लगती है, थकावट होती है, कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं तो आप कोई भी फल ले सकते हो, जैसे अंगूर। अंगूर आप जल्दी ले लेते हो, अंगूर आप खा लेते हो तो आपको ऊर्जा तुरंत मिलेगी, जल्दी मिलेगी, है ना। ऐसे अगर आप रोटी खाते हो तो रोटी में क्या होगा, रोटी में स्टार्च है, आलू में स्टार्च है, वो तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद आपको ऊर्जा मिलेगी, लेकिन वो ऊर्जा देर तक रुकेगी। अंगूर की ऊर्जा जल्दी आएगी, जल्दी जाएगी। ग्लूकोज की ऊर्जा जल्दी आएगी, जल्दी जाएगी। ऐसे आप समझ सकते हो जैसे आप कोई खर या पतवार या छोटे छोटे कण आप जला दो तो जल भी जल्दी जाएंगे और बुझ भी जल्दी जाएंगे। तो हम लोगों ने आज केवल डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट। अगर ये क्लास डीप हो गई हो, लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा आपको अगर बोरिंग लग रही हो तो आप कमेंट करके बताना, तो उसको हम थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और अगर आपको पसंद आती है तो अब आप लाइक कर दीजिए क्लास को, अपने दोस्तों को एक बार जरूर शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। शेयर कर देंगे तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी चीज़ जो है, लाइक कमेंट शेयर, इसके साथ साथ में आप अपनी समस्याएं जरूर बताइए कमेंट में, आपको जो समस्या होती है टॉपिक से रिलेटेड। और हमने इसमें टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है वो सारी चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम में बनते हैं। किसी भी एग्जाम का मतलब जैसे आपका एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, रेलवे हो गया, इतने सारे एग्जाम, टेट सीटेट। अगर टेट सीटेट की बात हम करें तो वो बच्चे हैं, एग्जाम बच्चे हैं। एग्जाम बच्चे कहने का मतलब ये होता है कि उसमें आपको जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 के मध्य का लिया जाएगा। तो उसमें इतनी आपको गहन जानकारी जरूरत नहीं होती, उसमें बेसिक चीज़ें आप पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप 2 महीने हमें दे देते हो तो टेट और सीटेट आपका गारंटीड क्लियर करा देंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं गारंटीड कैसे, लेकिन आप बात पूरी मानते कहाँ हो, लगातार पढ़ते कहाँ हो। कभी आप इधर भटक जाते हो, कभी उधर भटक जाते हो। अगर आप जेन्युइन जितना बताए उतना पढ़ते रहो तो आपका 100% श्योर निकल जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से घबराइए मत, आपकी छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, आराम से पढ़ते चलिए, विदाउट प्रेशर आप पेपर दीजिए, आपका श्योर है, हम गारंटी भी लेते हैं। आप अगर मेहनत से पढ़ते हो, थोड़ा सा आप ज़्यादा नहीं 60 दिन अगर ईमानदारी दे देते हो किसी भी टेट सीटेट एग्जाम पर तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। और जो आगामी परीक्षाएं उन सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जल्दी सिलेक्शन हो। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।